हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स इन मेजरमेंट। उसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोला जाता है? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही माइंड में रखना है। और देखिए क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, बहुत आसानी से बनते चलेगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज उसको कहते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आपको मैंने बताया था मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ, डिस्टेंस, ये सब मेजर कर सकते हैं। किसको मेजर नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर यही आपको मेन पॉइंट है, किसको आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे कौन कितना सुंदर है, कौन कितना स्मार्ट है, कौन कितना ब्लैक है, ये मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि श्याम राम से ज़्यादा सुंदर है, तो कितना ज़्यादा है? 100 ग्राम। नहीं बता सकते हैं। आप मुझसे ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा? 250 ग्राम। नहीं बता सकते हैं यार। यानी इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। फिर आपको मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज का फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको हम लोग बेसिक क्वांटिटीज भी बोले थे। फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज ये दोनों के दोनों क्या है? सेम चीज है। उसके बाद आपको मैंने बताया था ड्राइव्ड क्वांटिटीज, उसके बाद मैंने बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसी को बेसिक क्वांटिटीज बोला जाता है। ये क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, क्या कहलाएगा? फंडामेंटल। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपका फंडामेंटल ठीक है ना, मतलब बेस आपका ठीक है ना, इसलिए इसको बेसिक भी बोला जाता है। क्लियर है? तो ऐसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल। और फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपको मैंने बताया था कि ये टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होता है। उसको याद रखने के लिए मैंने बताया था ट्रिक्स। MLT टेला, MLT टेला कहा जाए। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। टेला में फिर T क्या है? टेम्परेचर। T फॉर टेम्परेचर, E फॉर इलेक्ट्रिक रेट, L फॉर लुमिनस इंटेंसिटी एंड A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो MLT टेला 7 फंडामेंटल होता है, बाकी सब क्या हो जाता है? ड्राइव्ड। और 2 होता है सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था डी फॉर डिपेंड याद रखना है। यानी किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा। बस इतना ही बात याद रखना है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज में जैसे स्पीड हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, बहुत सारा है। क्लियर है ना? तो इसलिए मैंने ETC लगाया था। उसके बाद सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आपको मैंने बताया था कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डायमेंशनलेस बट हैव ए यूनिट आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मतलब कि वो डायमेंशनलेस होता है और उसका यूनिट होता है। तो इसी टाइप के क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में हम लोग देखे थे कि 2 होता है। तो सप्लीमेंट्री का फर्दर जो है सप्लीमेंट्री 2 पार्ट में फर्दर इसको मैंने डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हम लोग को 2 पढ़ना है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लेन एंगल क्या होता है। तो फर्स्ट में देखिएगा प्लेन एंगल क्या होता है। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्लेन एंगल क्या होता है? 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। द इंक्लिनेशन बिटवीन एनी 2 स्ट्रेट लाइन्स is called plane angle. एक बात और ध्यान दीजिए इधर, फाउंडेशन प्लस IIT फाउंडेशन प्लस नीट में थ्योरी डिटेल होना जरूरी है।
थ्योरी भी डिटेल होना जरूरी है, प्रॉब्लम भी डिटेल होना जरूरी है। क्लियर है ना? यानी उसमें 0 लेवल से शुरू करके हाई लेवल तक होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसको हम टारगेट के हिसाब से पढ़ा देंगे कुछ बुझाएगा ही नहीं। क्लियर है ना? और नहीं बुझाता है तो स्टूडेंट बोलता है बहुत हाई लेवल पर पढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, जहां कहीं भी मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ा 2, 3, 4 टीचर्स सब रिजेक्ट हो गए। हमारे बाद जो भी आए उनको बच्चा रिजेक्ट कर दिया। तो लास्ट में जबरदस्ती डायरेक्टर को बोलना पड़ता है कि आपको पढ़ना होगा तो इन्हीं से पढ़ना होगा। क्लियर है ना? तो ये जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बात समझे? और अपना लाइफ देखना होगा। ये ऐसा नहीं कि पैसा फंस गया तो अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, तुरंत वहां से छोड़िए और ज्वाइन कीजिए। और जब भी आप ज्वाइन कीजिए, ये बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग देख करके लोग जाके एडमिशन ले लेता है, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके लोग एडमिशन ले। मेन पढ़ाई ना आपको देखना है, तो सीधे आप इंडिविजुअल कोचिंग ही ज्वाइन कीजिए, कम पैसा में बहुत बेहतर मिलेगा। तो चलिए, प्लेन एंगल क्या होता है? 2 स्ट्रेट लाइन के बीच की इंक्लिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए ये है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लेन एंगल बोल रहे हैं। एल को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ और आर क्या है? रेडियस। दिस इज प्लेन एंगल। तो 2 स्ट्रेट लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। इसको ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली एल क्या है? लेंथ है, आर भी एक तरह की लेंथ है। एक्चुअली ये फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन फाइनली जब दोनों एल पुट कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जैसे ही कैंसिल होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लेस। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस। आगे आपको डायमेंशन मैं बताऊंगा। डायमेंशन को बिग ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं, MLT टेला याद रखिएगा, यही फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। और MLT तक फर्स्ट लेटर लिया जाता है डायमेंशन में। क्या लिया जाता है? फर्स्ट लेटर। और टेला में सबका ऐसा यूनिट लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, यदि हम ऐसा नहीं करते तो साइंटिस्ट लोग क्या किए कि MLT तक फर्स्ट लेटर लिए और टेला का सबका ऐसा यूनिट लिए। यदि ऐसा नहीं करते तो कंफ्यूजन हो जाता है। टी और टेम्परेचर में क्या हो जाता है? टाइम और टेम्परेचर में कंफ्यूजन हो जाता है। तो MLT तक फर्स्ट लेटर लिया जाता है और लास्ट में टेला जो हो गया उसका ऐसा यूनिट लेते हैं। तो मास का डायमेंशन कैपिटल M होगा, लेंथ का कैपिटल L, टाइम का कैपिटल T और टेम्परेचर का कैपिटल T नहीं लेना है। क्या लेना है? उसका ऐसा यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और I से भी चलता है। L फॉर लुमिनस इंटेंसिटी, A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिए ना, उसको मैं लिख दे रहा हूं M फॉर मास। मास का देखिए डायमेंशन को अभी फिलहाल याद रखिए कि बिग ब्रैकेट से हम लोग दिखाते हैं, आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन अभी फिलहाल याद रखिए कि एक तरह का ये क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर को क्या करता है? दिखाता है। जैसे देखिए ना, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या होता है? x² + 2, अभी ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और इसी को हम जब इक्वेट कर देंगे 0 से तो ये क्या दे देगा? इक्वेशन दे देगा। यानी fx बराबर 0 कर देंगे तो ये क्या दे देगा? इक्वेशन दे देगा। लेकिन जब तक fx बराबर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। इक्वेशन एक्सप्रेशन में आपको फर्क पता चल गया होगा। तो डायमेंशन क्या है? एक्सप्रेशन है। देखिए इक्वल टू 0 नहीं ना है, तो डायमेंशन एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को देखने से पता चल रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर क्या है। तो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज m है, m का पावर 1 और l का पावर कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे? 0। t के पावर 0, किसी के पावर 0 1 होता है। तो इस एक्सप्रेशन को देखने से पता चल रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर क्या है। इसलिए ये जो है डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन एक तरह क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर को दिखाता है। यही बात याद रखना है। डायमेंशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर को क्या करता है? शो करता है।
क्लियर है ना? तो ए मिल टी तक फर्स्ट लेटर लेते हैं। लेंथ का क्या हो जाएगा? बिग ब्रैकेट से हम लोग इनक्लोज करके डायमेंशन को दिखाते हैं, एल हो जाएगा। टाइम का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब देखिए टेलर आ गया, तो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। इसी को हम लोग आई से भी दिखाते हैं। क्लियर है ना? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखिए ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? लाइट, याद रखिएगा। ल्यूमिनस मीन्स लाइट, याद रखना। लाइट का इंटेंसिटी, वोल्टेज घटेगा तो क्या होगा? इंटेंसिटी घटेगा। तो इसको हम लोग कैंडला में मेजर करते हैं। कैसा मेजर करते हैं? कैंडला। जब भी दो लेटर से यूनिट लिखा जाता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड क्या होता है? स्मॉल। ये आगे रूल्स बताएंगे कैसे होता है। तो फर्स्ट कैपिटल, सेकंड स्मॉल होता है। तो इसको याद कैसे रखिएगा? कैंडला, कैंडल समझते हैं ना? तो कैंडल से क्या होता है? लाइट इमिट होता है, तो उसी से रिलेट करके याद रखिए कैंडला। तो लाइट का इंटेंसिटी किसमें मेजर करते हैं हम लोग? कैंडला में मेजर करते हैं। तो नोट कीजिए यहां तक। तो इक्वेशन एक्सप्रेशन में फर्क आप समझे। एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन उसी को जब जीरो के बराबर कर देते हैं तो क्या दे देता है? इक्वेशन दे देता है। क्लियर है? तो प्लेन एंगल क्या होता है? द इंक्लिनेशन बिटवीन एनी टू स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड प्लेन एंगल। अब देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर, बोलिए, बोथ आर सेम। इसका मोल होता है, शॉर्ट में MOL लिखते हैं, फुल फॉर्म MOL। क्लियर है ना? तो शॉर्ट फॉर्म ही चलता है डायमेंशन में। तो याद रखना है MLT टेला। MLT तक फर्स्ट लेटर लेते हैं और टेला का हम लोग क्या लेते हैं? SI यूनिट। इसी के टर्म में हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। तो याद रखिएगा MLT टेला, इसी के टर्म में हम लोग सबका डायमेंशन निकालेंगे। अब चलिए देखिए, एक्चुअली ये थीटा जो है आर पर डिपेंड कर रहा है। थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पर डिपेंड कर रहा है, एल पर। दोनों क्या है? लेंथ है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन फाइनली जब इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, इसका डायमेंशन निकालेंगे, तो ये भी लेंथ है, तो लेंथ का एल, ये भी लेंथ है, लेंथ लेंथ कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। तो इस एक्सप्रेशन से देखने से क्या पता चलता है कि सब का पावर क्या है? 0। 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या? डायमेंशन लेस, यानी नहीं इसका तो मास का डायमेंशन है, लेंथ का डायमेंशन। जैसे देखिए ना, किसी बॉडी का डायमेंशन देखते हैं तो लेंथ, वेट, हाइट देखते हैं ना, तो सब का पावर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? वो डायमेंशन लेस दे देगा। तो वही बात यहाँ पर याद रखना, सब का पावर क्या है? 0 है, तो ये डायमेंशन लेस है ना। तो थीटा यहाँ पर क्या हो गया? डायमेंशन लेस। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का हम लोग डिफिनेशन पर रहते हैं कि डायमेंशन लेस होना चाहिए, लेकिन इसके पास यूनिट होगा। यूनिट इसका क्या लेते हैं? रेडियन या डिग्री। प्लेन एंगल का यूनिट हम लोग लेंगे रेडियन या डिग्री। और डिग्री रेडियन को कन्वर्ट कैसे करते हैं? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन लिखते हैं ना। इसका देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, नोट कीजिए जल्दी। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो प्लेन एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। जिसका डायमेंशन 1 आएगा वो डायमेंशन लेस कहलाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। तो प्लेन एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस।
तो इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन। और ये कौन सा क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। प्लेन एंगल के बारे में जान गए, फॉर्मूला इसका क्या होगा, थीटा बराबर L बाई आर, ये रहा फॉर्मूला। तो प्लेन एंगल तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, इसमें टेंशन नहीं होगा। चलिए सॉलिड एंगल क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं डिटेल से। सॉलिड एंगल जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़िएगा 12th में तो उसका यूज आएगा। आपको मैंने बताया था कि 11th यदि गड़बड़ होगा तो 12th गड़बड़ाएगा, और नीट तो उधर गड़बड़ाएगा, 12th एग्जाम भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये 11th है, समझ में आए चाहे नहीं आए तो आपको 12th में जाकर के दिक्कत कर देगा। इसलिए कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां से छोड़िए और दूसरी जगह ज्वाइन कीजिए। पैसा आता और जाता है, कोई बड़ी मैटर नहीं है, हटा दें, लेकिन लाइफ आपका दोबारा नहीं आने वाला है। मेरा काम था कहना, बाकी आप अपना देखिए। सेकंड में देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है। चलिए समझिएगा सॉलिड एंगल क्या होता है। जैसे मान करके चलिए कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, यही एरोडोप का किताब है जिसको लोग बहुत टफ मानता है, इसका हम IIT एडवांस में इसको पढ़ाते हैं, बहुत आसान है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है, तो चारों तरफ सरकमफ्रेंस से इसको मिला दीजिए इस पॉइंट को, तो बीच में गैपिंग मिलेगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। यानी सरफेस किसी पॉइंट पर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो सरफेस जितना एंगल बनाएगा किसी पॉइंट पर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको लिख दीजिए यहाँ पे, द एंगल मेड बाय a surface at a point is called solid angle। फालतू डिफिनेशन माइंड में नहीं रखना है, सरफेस जितना एंगल बनाएगा किसी पॉइंट पर वही क्या होगा, सॉलिड एंगल होता है। इसको सॉलिड क्यों नाम पड़ा, उसको प्लेन क्यों नाम पड़ा। चलिए ये आपको मैं पॉइंट क्लियर करता हूं। दो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज सेम प्लेन में लाई करता है, देख लीजिए एक ही प्लेन में होगा। लेकिन सरफेस जो है ये एक प्लेन में जो है कोई जरूरी नहीं कि लाई करेगा। जैसे देखिए इस तरह का कर्व है, एक प्लेन में है क्या, नहीं ना। तो किसी पॉइंट पर यदि हम सरफेस जितना एंगल बनाता है किसी पॉइंट पर, ये 3 डायमेंशनल शेप हो जाएगा, इसलिए इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप का होता है ना, अब प्लेन होता है 2 डायमेंशनल, तो इसलिए उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। और प्लेन एंगल एक प्लेन में लाई करता है, इसलिए उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का इंक्लिनेशन क्या होता है, प्लेन एंगल। अब दो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज सेम प्लेन में लाई करता है। जैसे वेक्टर में आपको बताया था कि दो वेक्टर ऑलवेज सेम प्लेन में लाई करता है, तो वेक्टर भी क्या है, वेक्टर को दिखाते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कहीं पर एरो देते हैं, तो दो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज सेम प्लेन में होता है, इसलिए दो स्ट्रेट लाइन के बीच का इंक्लिनेशन को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। और सरफेस किसी पॉइंट पर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल कितना होता है, 7 होता है। याद रखने का मैंने ट्रिक्स बताया, MLT टेलर। बताइए कितना आसान चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है नीट में हमेशा, और IIT में भी आता है। और इरर्स इन मेजरमेंट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। वहाँ से तो एकदम हर हाल में 100% क्वेश्चन रहेगा ही, ना कि सवाल ही नहीं है। इसलिए इस चैप्टर को आप ग्रिप में करना बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो चलिए मान लीजिए कि यही कोई सरफेस है, ये फिगर 3 डायमेंशनल होगा, इसलिए मैं एग्जैक्ट बोर्ड पर आपको दिखेगा नहीं।
चारों तरफ अभी मैंने बताया ना कि सरकमफ्रेंस से उसको मिला थे, तो बीच में गैपिंग मिला था, वही क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि हमको निकालना है, चारों तरफ से सरकमफ्रेंस से इस पॉइंट को मिलाइए, यही गैपिंग क्या दे देगा, सॉलिड एंगल दे देगा। यही सरफेस था, चारों तरफ मिलाएं, ज्यादा ये डॉटेड नहीं कर रहे ताकि आपको फिगर गंदा हो जाएगा। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, यानी ओमेगा सॉलिड एंगल है। सिंबल कुछ भी लिया जा सकता है, कोई आदमी थीटा मान लेगा तो गलत हो जाएगा, नहीं। जैसे जस्ट लाइक आपका नेम, जैसे मान लीजिए कि आपको नाम क्या है, अमन नाम है, तो क्या उम्मीद करते हैं दुनिया में आप ही को केवल अमन नाम है क्या, बहुत सारा ऐसा होगा। कहने का मतलब कि नाम कम है, आदमी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक रिपीट होगा। उसी तरह यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा है और लेटर्स कम है, तो रिपीट होना जाहिर बात है। जैसे आप देखे होइएगा, कहीं भी आप देखिएगा तो आगे पढ़िएगा तो कहीं कहीं पी से फोर्स दिखा देगा, तो ये नहीं समझना है कि ये गलत लिखा हुआ है, वो भी अपने जगह पर सही है। जस्ट लाइक सिंबल्स जो होता है, जस्ट लाइक नेम होता है। क्लियर है ना? तो ये ओमेगा हो गया सॉलिड एंगल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओमेगा और डब्लू में कंफ्यूज मत कीजिएगा। डब्लू में देखिए ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन ओमेगा में लग रहा है अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा और इसको डब्लू बोलते हैं। क्लियर है ना? तो ये रहा आपका सॉलिड एंगल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर में आप पढ़े हुएगा कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, किधर, आउटवर्ड। ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है। क्लियर है ना? यही जब मॉड नहीं देंगे तो एरिया वेक्टर देगा, किसका, पैरेललोग्राम का। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम का लेंथ है, ये विड्थ है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड। क्लियर है ना? ऐसा भी बताया था कि एंटी क्लॉक है तो किधर, पॉजिटिव। एंटी क्लॉक पॉजिटिव मतलब किधर, इंडिया में। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी क्या बताएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताएगा, जिसका डायरेक्शन जो होता है एरिया वेक्टर का प्लेन के परपेंडिकुलर किधर होगा, आउटवर्ड होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर है ना? तो यहां पर देखिए, ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसका कहीं ना कहीं तो होगा ही, मान लेते हैं इधर है आउटवर्ड। और ये देखिए ना, ये आर का काम कर रहा है, तो आर ऐसा है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कुछ होगा। तो इसका इधर कंपोनेंट लीजिएगा तो ए कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो जो आर के ये लॉन्ग कंपोनेंट होता है उसी का यूज हम लोग सॉलिड एंगल में करते हैं। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर क्यों लिए, दिवाली के टाइम में इसलिए आपको थोड़ा सा साउंड ज्यादा होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए इधर, तो ओमेगा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ नीचे आर स्क्वायर क्यों हुआ, प्लेन एंगल में केवल आर क्यों था, तो प्लेन एंगल में ये लेंथ था, तो लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसका भी मीटर, तो आर स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट नहीं ना कटेगा, फिर डायमेंशन लेस नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना? लेंथ लेंथ ऊपर क्या होगा चाहिए, ऊपर नीचे कैंसिल हो, तब ना डायमेंशन लेस होगा। क्योंकि जो डायमेंशन लेस होता था वही तो आपको क्या होता था, सप्लीमेंट्री, और उसके पास यूनिट होना चाहिए। केवल डायमेंशन लेस से काम नहीं चलेगा, उसके पास यूनिट भी होना चाहिए, तब जाकर सप्लीमेंट्री होता है। तो यहां पर एरिया का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ लिखिएगा, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो नीचे भी लेंथ का स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए आर स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, लेंथ बाई लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा का तो डायमेंशन होगा नहीं। तो इसका डायमेंशन आप देखिएगा, तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, और कॉस थीटा का 1, आर भी लेंथ है, तो देखिए एल स्क्वायर का कैंसिल होकर के 1 हो गया। अब m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। अब बताइए डायमेंशन लेस हो कि नहीं। क्लियर है? और इसका यूनिट होता है st रेडियन। क्या यूनिट होता है, st रेडियन। ये इरेज कर सकते हैं ना, हो गया हो गया।
तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैट में इसका यूज आएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओमेगा बराबर होता है टोटल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसी का यूज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर के परपेंडिकुलर एरिया ये कैसे होगा, देखिए इधर, यदि सरफेस ऐसा होगा तब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। बोलिए, अब ये सरफेस देखिए तो आर के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो क्या लिखे, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी एरिया छूट गया है, टोटल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना? अरे भाई सरफेस यदि ऐसा होगा तब एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर होगा। तो सरफेस देखिए तो यहाँ आर के परपेंडिकुलर है, तो टोटल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये रहा सॉलिड एंगल। जैसे एग्जांपल में देखिए, सॉलिड ये स्फीयर का देखिए, फोर स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पर सॉलिड एंगल कितना होगा? तो स्फीयर में देखते होइएगा आप, रेडियस क्या होता है, सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। देखिए यहाँ पर सरफेस भी आर का परपेंडिकुलर है, तो टोटल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू आर क्या है? बोलिए, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। आर के क्या होता है परपेंडिकुलर, और नीचे क्या है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई हो गया। इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं एसटी रेडियन, शॉर्ट में एसआर बोला जाता है। जब भी 2 लेटर से यूनिट लिखा जाता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड स्मॉल होता है। क्लियर है ना? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्फीयर के सेंटर पर टोटल एंगल पूछा जाए तो 4 पाई होगा, लेकिन सर्कल में सेंटर पर टोटल एंगल कितना होता है? 2 पाई। तो देखिए ना, सर्कल क्या होता है, एक प्लेन में होता है, तो यहाँ पर 2 पाई और फिर ऐसा भी 2 पाई, तो टोटल 4 पाई। तो देखिए तो ऐसे और ऐसे स्फीयर बन गया कि नहीं? ये स्फीयर बन जाएगा, ये स्फीयर के सेंटर पर कितना बन जाएगा? 4 पाई बन जाएगा। क्लियर है ना? इसको यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? एसआर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एसआर। तो सॉलिड एंगल जो है क्या होता है, सरफेस किसी पॉइंट पर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल होता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, 12th में आपको इसका यूज आएगा। और वहां पर टीचर 12th में सीधे बोलेंगे, 11th में पढ़े हो डायरेक्ट यूज कर देंगे। तो इसको आप अच्छे से आप रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको यूज आएगा 12th में। क्लियर है ना? तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सरफेस किसी पॉइंट पर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और स्फीयर के सेंटर पर टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई होता है। याद कैसे रखना है, देखिए ये सर्कल के कितना होता है सेंटर पर चारों तरफ एंगल? 2 पाई। और ऐसे सर्कल किए, एक ऐसा किए, देखिए तो स्फीयर बन जाएगा, तो टोटल कितना? 4 पाई। ऐसे ही करके याद रखना है, ठीक से आपको बता दिए। चलिए नोट कर लिए हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये डायमेंशन लेस तो है, लेकिन इसके पास यूनिट है एसटी रेडियन। एसटी रेडियन क्यों पढ़ा है नाम? देखिए इधर एस फॉर सॉलिड याद रखिएगा। सॉलिड क्या है? 3 डायमेंशनल है, तो सॉलिड एंगल हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इसको एसआर याद रखिएगा। आर फॉर रेडियन, एस फॉर सॉलिड। याद रखने का ट्रिक्स बता रहे हैं। तो सॉलिड एंगल का क्या याद रखना है? एसआर। प्लेन एंगल का आर, आर फॉर रेडियन। चलिए हो गया ना यहां तक। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हम लोग क्या देखें, एक प्लेन एंगल होता है, दूसरा सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल किसको बोलते हैं? 2 स्ट्रेट लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। और सरफेस किसी पॉइंट पर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। दोनों का यूनिट याद रखने का आपको टेक्स्ट मैंने बताया। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल एस फॉर सॉलिड याद रखना है, आर फॉर रेडियन, तो हो जाता है एसआर, एसटी रेडियन। याद रखने के आपको मैंने टिक्स बता दिए। क्लियर है?
और सरफेस जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्लियर है? तो अब आगे हम लोग इसमें स्टडी करेंगे यूनिट क्या होता है। यूनिट, तो यूनिट क्या होता है इसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। जैसे फिजिकल क्वांटिटी कितना पार्ट में मैंने डिवाइड किया, 3 पार्ट में, फंडामेंटल क्वांटिटीज, आल्सो कॉल्ड एज बेसिक क्वांटिटीज, सेकंड में डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड थर्ड में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कहीं कहीं आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी सही है। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्यों नाम पर आए उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी आपने देखा कि थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन R। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल, जैसे आप लोग देखे हुए कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, एक सब्जेक्ट मान लेते हैं मैथ में आप फेल हो गए तो उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर के आपको फिर से रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन रियल में आप क्या है, फेल है। ये जो दोबारा जो एग्जाम आप मैथ का दिए हैं, मैथ में तो आप फेल थे, तो एक सब्जेक्ट में भी कोई में फेल है तो पूरा फेल माना जाता है। तो मैथ का आप एग्जाम दे रहे हैं सप्लीमेंट्री के थ्रू, तो उसी को सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं हम लोग। तो मैथ का एग्जाम दिया, फिर पास हुए तो फिर आपका रिजल्ट दिया गया, लेकिन रियल में आप क्या है, फेल है। वही बात यहाँ पर है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहने का मतलब कि रियल में ये फंडामेंटल नहीं है, बस फंडामेंटल क्वांटिटीज को सपोर्ट कर रहा है। रियल में आप फेल हैं, बस रिजल्ट को आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्लियर हो गया ना? जैसे देखिए यहाँ पर थीटा जो है लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और आप भी क्या है, लेंथ। तो लेंथ क्या होता है, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन जैसे दोनों को एल पुट करेंगे तो कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, मतलब डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको फंडामेंटल कंप्लीट नहीं बोला जाएगा, यानी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को केवल सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है? बात समझ गया ना? जैसे आप मैथ में रियल में फेल हैं तो आप फेल माना जाइएगा। क्लियर है ना? रियल में आप फेल हैं, लेकिन वो रिजल्ट को आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उसी तरह ये सप्लीमेंट्री जो होता है फंडामेंटल को केवल सपोर्ट कर रहा है, रियल में ये फंडामेंटल है नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। रियल में आप मैथ में जो फेल हुए थे, सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम आपके रिजल्ट को केवल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रियल में आप पास नहीं है, क्या है, फेल। क्लियर हो गया होगा? चलिए यूनिट क्या होता है। यूनिट देखिए, मान लेते हैं कि इसका लंबाई मेजर करना है, तो इसका लंबाई मेजर करना है तो क्या, किलोमीटर स्केल भिजा दीजिएगा, दिक्कत होगा ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना है, तो औजार बॉक्स में जो सेंटीमीटर स्केल होता है उससे मेजर कीजिएगा। दिक्कत होना जरूरी है, दिक्कत होगा कि नहीं, बोलिए। तो जैसे आप यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस औजार बॉक्स वाले स्केल से मेजर कीजिएगा तो दिक्कत ही दिक्कत होगा। क्लियर है? तो यूनिट कैसा होना चाहिए, यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है 28 नंबर का पैंट पहन रहा है और उसको 34 नंबर दे दिया जाए, तब क्या होगा, वो नीचे 60 से चला जाएगा। क्लियर है ना? इसका मतलब आप खुद समझिए कि उसको 28 नंबर का पैंट हो रहा है, 34 को पहना दीजिएगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड है नहीं। तो स्टैंडर्ड कहने का मतलब आप समझ गए होइएगा। जैसे किसी को मान लेते हैं कि 38 साइज का शर्ट हो रहा है, उसको दे दीजिए 44, तो एकदम पूरा झोला हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है? तो यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना था, आप औजार बॉक्स वाले स्केल से कैसे मेजर कर पाइएगा, दिक्कत होगा ना। तो उसके लिए किलोमीटर स्केल या माइल होना चाहिए। क्लियर है? तो जैसा देश वैसा भेष बदलना होगा, कहने का मतलब कि यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड कहने का मतलब कि जैसे इस पेन का लंबाई मेजर करना है तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्या होगा, सेंटीमीटर स्केल होगा। ऐसा नहीं कि आप गिरा दीजिए किलोमीटर स्केल। तो स्टैंडर्ड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। तो स्टैंडर्ड which can be measured, the standard in which
यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, द स्टैंडर्ड इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी, द स्टैंडर्ड इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी can be measured is called यूनिट। यानी ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापा जा सकता है, क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। यूनिट भी कई तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, सेकंड में डेराइव्ड यूनिट्स, ये फिजिकल क्वांटिटी के बेस पर है। और इसके बाद हम लोग यूनिट सिस्टम देखेंगे, उसमें देखेंगे यूनिट सिस्टम वो अलग चीज है। एसआई यूनिट सिस्टम देखेंगे, एपीएस सिस्टम देखेंगे, उसके बाद एमकेएस सिस्टम देखेंगे, सीजीएस सिस्टम देखेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पर हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे 3 फिजिकल क्वांटिटी था, एक हम लोग इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल यूनिट लिखते हैं। तो इसी को हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट्स। और यूनिट इन डायमेंशन का पूरा फिजिक्स में यूज आता है, वेक्टर का भी, इसलिए इसको ग्रिप में कर लेना है, नहीं तो आगे आपको दिक्कत होगा। थर्ड में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फोर्थ में प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो 1 बाय 1 चारों को हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल क्या होता है, ड्राइव्ड क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होता है। तो चलिए, ये तीनों में तो प्रॉब्लम है नहीं। फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स उसको बोलते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट होता है, उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। क्लियर है ना? तो 1 बाय 1 सबको हम लोग देखते हैं डिटेल से। तो लिखिएगा फर्स्ट में फंडामेंटल यूनिट्स। तो यूनिट कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट में लिखिएगा फंडामेंटल यूनिट्स। इसी को बोला जाता है बेसिक यूनिट्स। यानी ऐसा यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। यानी द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज are called fundamental units। तो कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है बताइए आप लोग? 7 होता है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगा, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग के पास होता है। कौन कौन? MLD, टेलर। याद रखने का आपको ट्रिक्स बताते गए। देखिए, सब जगह आपको ट्रिक्स बताते जाएंगे कैसे याद रखें, और मेन कंसेप्ट को हाथ में रखना बहुत जरूरी है। तो अब तक यही माइंड में रखना है फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग किसको, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको मेजर कर सकते हैं। उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फंडामेंटल और उसी को बेसिक, और सेकंड में ड्राइव्ड, और थर्ड में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यही वेक्टर में हम लोग क्या क्या डिवाइड किए थे? वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज। वेक्टर को मैंने पहले डिटेल से बता देता हूं क्या होता है वेक्टर, उसके बाद देखते हैं स्केलर, उसके बाद टेंसर। बहुत जगह देखिएगा कि सबको एक ही जगह बता करके कंफ्यूज करा दिया जाता है। तो 1 बाय 1 सबको मैंने देखा था डिटेल से। और आज हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स किसको कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या कहलाता है? फंडामेंटल यूनिट।
और कितना फंडामेंटल क्वांटिटी होता है? 7। तो 7 आपका फंडामेंटल यूनिट्स भी हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? 7। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विल बी 7। चलिए देखिएगा, फर्स्ट में हम लोग क्या याद रखने का तरीका आपको बताए थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT टेला, MLT टेला 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 टेला, क्लियर है ना? इसी तरह याद रखना है, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टेम्परेचर, T फॉर टाइम, T फॉर टेम्परेचर, E फॉर इलेक्ट्रिक करंट, L फॉर लुमिनस इंटेंसिटी, F फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फर्स्ट में क्या होता है? मास। मास का जो है यूनिट हम लोग क्या लेंगे? केजी। इसको फुल फॉर्म हम लोग लिखते हैं किलोग्राम। अभी ऐसा यूनिट लेकर के चल रहे हैं, ऐसे सीजीएस भी होता है, आगे हम लोग देखेंगे एफपीएस भी होता है। सेकंड में लेंथ का बोलिए मीटर, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में या स्मॉल में, क्लियर है ना? जब भी 2 लेटर से यूनिट देते हैं दिखाते हैं तो फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल। थर्ड में देखिए टाइम, बोथ आर करेक्ट। ये अमेरिकन होता है, ये ब्रिटिश होता है। इंडिया में दोनों लैंग्वेज चलता है, ब्रिटिश भी अमेरिकन भी, इसलिए कहीं कहीं इंग्लिश जो लोग पढ़ाते हैं वहां पर लिखा हुआ रहेगा ब्रिटिश अमेरिकन लैंग्वा। लैंग्वेज के पर हम लोग लैंग्वा बोलते हैं। तो ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है। आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है अमेरिकन पर काम करता है, इसलिए आप ऐसे लिखिएगा तो रेड से इंडिकेट कर देता है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी ये ऐसे लिखिएगा ना तो रेड से इंडिकेट कर देगा, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो सिस्टम जो होता है अमेरिकन पर बेस्ड होता है, तो ऐसे लिखिएगा तो ब्रिटिश वाला तो क्या होगा, वो गलत बताएगा। लेकिन इंडिया में दोनों सही है, दोनों आप लिख सकते हैं। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, शॉर्ट में एस, फुल फॉर्म ऐसा। फोर्थ में टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। फिफ्थ में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। देखिए जब भी साइंटिस्ट का नाम होता है तो फुल फॉर्म लिखिएगा तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, क्लियर है ना? यूनिट लिखिएगा तब, क्योंकि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है। यदि यहाँ कैपिटल से लिख दीजिएगा तो फिर नेम ऑफ साइंटिस्ट हो जाएगा। तो यूनिट लिखना होगा तो जब भी फुल फॉर्म लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, शॉर्ट फॉर्म कैपिटल होता है। केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है, तो शॉर्ट में लिखिएगा तो कैपिटल और फुल फॉर्म लिखिएगा तो स्मॉल, क्लियर है? कैपिटल से लिख दीजिएगा फुल फॉर्म तो फिर नेम ऑफ साइंटिस्ट होगा, फिर यूनिट नहीं देगा। 6 में देखिए, ये सारा रूल्स आगे बताएंगे कैसे यूनिट लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडल्स। जब भी 2 लेटर से लिखा जाता है तो सी कैपिटल, 2 लेटर से लिखा जाता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड स्मॉल, कैंडेला। 7th में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होता है मोल, शॉर्ट में MOA, फुल फॉर्म होता है MOAB। ये 7 फंडामेंटल है यूनिट्स, इसको आप लोग याद रखिएगा। MLT टेला और सारे का यूनिट शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म मैंने लिख चुका हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
चलिए देखिए इधर मास के बारे में आप लोग बहुत बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, किलोग्राम जानते हैं, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। मीटर के बारे में जा रहे हैं, सेकंड के बारे में जा रहे हैं, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, ये। अब यहाँ पर नया एक है मोल। मोल क्या होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुएगा मोल। देखिए मोल को आप लोग केवल इतना पढ़ लेते हैं कि 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। केवल उतना माइंड में रखने से काम नहीं चलेगा। देखिए मेरा फिगर माइंड में रखिएगा, पूरा मोल का कंसेप्ट आपको माइंड में रहेगा। दुनिया का किसी भी पार्टिकल्स का इतना नंबर आप ले लीजिए, यहाँ 2 3 भी चलता है, 2 2 या 2 3, ये 1 मोल को बताएगा। कितना मोल को बताएगा, 1 मोल। या किसी का एटॉमिक वेट ग्राम में ले लीजिए, वो भी 1 मोल बताएगा। तो ग्राम एटॉमिक वेट, ये भी 1 मोल को बताएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे सोडियम, सोडियम का 23 एटॉमिक वेट होता है। इसलिए आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हुएगा कि एटॉमिक वेट में उसका यूनिट नहीं दिया हुआ रहता है। और क्यों नहीं दिया हुआ रहता है, ये आप लोग सोचे नहीं होइएगा। केमिस्ट्री आप फटाफट पढ़ ले होइएगा, लेकिन वहाँ पर ये थिंकिंग आप नहीं किए हुए है। तो इसलिए नहीं लिखा हुआ रहता है कि यदि इसको आप ग्राम में लेते हैं, ये मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, इतना एटम्स का मास बता देगा। कब, जब ग्राम में लीजिएगा तब। तो इतना एटम्स का मास बताएगा, तो इतना एटम्स को क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। इसलिए किसी भी एटॉमिक वेट यदि आप ग्राम में लेते हैं तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो 23 ग्राम लीजिएगा तो सोडियम के 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। कितना को, 1 मोल। ये केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है, लोगों का पता नहीं होता है। तो चलिए इसको मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। हमारे सब्जेक्ट में जो भी यूज आएगा केमिस्ट्री वाला पार्ट, उसको डिटेल से देखेंगे। मैथ भी आएगा, उसको भी डिटेल से देखेंगे। तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें मैथ भी एंट्री करता है, केमिस्ट्री भी, इसलिए फिजिक्स थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन उसको आप अच्छे से पढ़िएगा ना तो बहुत आसान लगेगा। अब यही केमिस्ट्री का आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक रहता है तो इसमें दिक्कत नहीं होता है। कोई बुक में इस तरह मेंशन नहीं करता है, खाली लिख देता है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ इतना पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। उतना से काम नहीं चलेगा। टीचर और बुक में यही फर्क होता है ना, टीचर को बुक से थोड़ा सा एडवांस पढ़ाना चाहिए। क्लियर है, सब कुछ बुक वाला छपवाते हैं तो फिर हमारे पास आप क्यों आइएगा। क्लियर है। किसी का मोलकुलर वेट यदि आप ग्राम में लेते हैं तो वो भी 1 मोल को बताएगा, ग्राम मोलकुलर वेट। क्लियर है। जैसे देख लीजिए यहां पर देखिए ना 23 ग्राम लिखे तो इतना एटम्स का मास बताया। यही यदि आप इसका 23 AMU लेते हैं तो ये बताएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। क्लियर। तो इसको AMU को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं, AMU। केमिस्ट्री में पढ़े हुएगा एटॉमिक मास यूनिट, जिसका वैल्यू होता है 1.66 10⁻⁻27 kg होता है। या इसी को अप्रॉक्स में इतना भी लिख सकते हैं 1.67, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है ना। तो ये 1 एटम का मास बताएगा कितना, 23 AMU। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी गैस का यदि 22.4 लीटर लीजिएगा एट STP तो ये भी 1 मोल को बताएगा। 22.4 लीटर एट STP। किसी आयन का वेट यदि ग्राम में लेते हैं
ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। अब बताइए, इस पिक्चर को आप यदि दिमाग में रखते हैं तो मोल में कभी दिक्कत होगा, जिंदगी में दिक्कत नहीं। जैसे देखिए, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं। कौन सा आयन? सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन ये है, इसका यदि मास देखिएगा तो कितना हो जाएगा? सल्फर का 32 हो जाएगा, अब प्लस ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 32 प्लस 64, 96 हो जाएगा। तो यदि आप 96 ग्राम ले रहे हैं तो ये बताएगा मास ऑफ 6.022 10⁻23 आयंस ऑफ सल्फेट। लेकिन यही आप ग्राम में ले लीजिएगा, सॉरी एमई में लीजिएगा, मास ऑफ 1 आयन ऑफ सल्फेट बताएगा। क्लियर है? जैसे H2 है, H2 को यदि आप 2 ग्राम लेते हैं तो ये बताएगा मास ऑफ 6.022 23 molecules of हाइड्रोजन। यदि 2 AMU लीजिएगा, ये बताएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब उम्मीद करते हैं आपको मोल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरह मोल को माइंड में रखिएगा। इसका इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़िएगा ना तो वहाँ पर खूब यूज आएगा, तो इसको एकदम माइंड में रखना है, ग्रिप में रखना है। 12th में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़िएगा तो यूज आएगा। ठीक है, जल्दी से आप चलिए, हो गया। तो आपको मैंने मोल डिटेल से पढ़ा दिया कि इस पिक्चर को यदि आप माइंड में रखते हैं तो आपको पूरा मोल का कंसेप्ट ही याद रहेगा। इस तरह बुक में देता नहीं है, ये टीचर को बताना चाहिए। तो मोल का कंसेप्ट आपको टोटल का टोटल क्लियर रहेगा। बेसिक कंसेप्ट लोगों का केमिस्ट्री पूरा पढ़ लेता है, बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। क्यों एटॉमिक वेट जो है पीरियोडिक टेबल में यूनिट नहीं दिया हुआ रहता है। अब क्लियर हो गया होगा कि कोई ग्राम में भी ले सकता है, कोई ए में भी ले सकता है। तो ग्राम में लीजिएगा तो इतना एटम्स का मास बताएगा, ए में लीजिएगा तो 1 एटम का मास बताएगा। क्लियर हो गया ना? तो चलिए, आज हम लोग इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। तो ये दिमाग से हटा देना है कि टोटल हम वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे इस चैप्टर का नहीं। स्टार्टिंग का हम लोग इसलिए अपलोड करते रहे कि आप मेरा पढ़ाई और कहीं भी पढ़ रहे हैं दोनों में कंपेयर कीजिए और जल्दी से ऑफलाइन ऑनलाइन बैच को आप ज्वाइन कीजिए। जितने जल्दी कीजिएगा उतना ही बेहतर रहेगा। क्लियर है ना? आपको फिजिक्स का दुनिया दिखा देंगे, फिजिक्स क्या होता है। तो आज आपको इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हैं दिक्कत हो रहा है तो आप जल्दी से छोड़िए। और फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ग्रिप में करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं हो पाएगा, ना नीट का ना IIT का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।